एक मशीन जिसने सिर्फ किताबें नहीं छापी, उसने दुनिया बदल दी। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चैप्टर को समझने जा रहे हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण सी छपाई की मशीन ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया होगा, और कैसे छपी हुई किताबों ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही बड़ी बड़ी सत्ताओं को, बड़े बड़े साम्राज्यों को सीधी चुनौती दे दी। बस यही इस चैप्टर की सबसे दिलचस्प कहानी है। तो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सीधे सीधे दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दूसरी, बोर्ड की परीक्षाओं में इससे 3 और 5 नंबर वाले सवाल लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। और हाँ, इसमें कॉज, इफेक्ट और इम्पैक्ट वाले सवालों पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो टाइमलाइन की समझ तो एकदम साफ होनी चाहिए। तो आज हम किन किन हिस्सों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम प्रिंट के सफर को देखेंगे, पूरब से पश्चिम तक। फिर यूरोप में आई नई आवाज को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत में प्रिंट की सुबह कैसे हुई। फिर शब्दों की लड़ाई यानी सेंसरशिप की बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। प्रिंट का ये सफर पूरब से पश्चिम तक आखिर पहुंचा कैसे? प्रिंटिंग की जो सबसे पहली तकनीक थी वो चीन में लगभग 594 ईस्वी के आसपास बनी। इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कारण था चीन की एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, जिसके लिए सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती थीं। इन्हीं परीक्षाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में किताबों को छापने की जरूरत पड़ी, और इसी जरूरत ने इस तकनीक को बढ़ावा दिया। तो ये जो शुरुआती तकनीक थी वो आज की प्रिंटिंग से कितनी अलग थी? देखिए, चीन की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में स्याही लगी लकड़ी की तख्ती पर कागज को हाथ से रगड़ा जाता था। ये एक बहुत ही धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया थी। हर एक पेज के लिए एक नया ब्लॉक बनाना पड़ता था। वहीं इसकी तुलना में जो तकनीक बाद में यूरोप में आई वो एक मैकेनिकल प्रेस थी, जिसमें धातु के अक्षर थे जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते थे, और जिससे बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन मुमकिन था। अच्छा, चीन से ये तकनीक पहुंची जापान। वहां इसने एक बहुत ही वाइब्रेंट शहरी कल्चर को जन्म दिया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो 18वीं सदी के एदो यानी आज के टोक्यो की है। किताबें अब सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, बल्कि कला, शिष्टाचार और यहाँ तक कि खाना बनाने जैसे विषयों पर भी छपने लगी। इससे शहर की दुकानें और लाइब्रेरी भरी रहती थी। और अब कहानी का रुख मुड़ता है यूरोप की तरफ, जहां एक आविष्कार ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1440 के दशक में जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। देखिए, उनकी असली क्रांति थी मूवेबल मेटल टाइप, यानी धातु के अलग अलग अक्षर जिन्हें किसी भी शब्द या वाक्य को बनाने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। उनकी प्रेस से छपने वाली पहली बड़ी किताब थी बाइबल। और इस आविष्कार का सबसे बड़ा असर, किताबें अचानक बहुत सस्ती हो गई, और ज्ञान जो कुछ लोगों तक ही सीमित था वो अब आम लोगों की पहुंच में आने लगा। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार ने समाज में एक नए पढ़ने वाले वर्ग को जन्म दिया। अब तक जो ज्ञान कुछ ही लोगों की जागीर था, वो अब तेजी से आम जनता तक पहुंच रहा था। इससे एक तरह का ज्ञान का विस्फोट हुआ। लोग नई नई चीजें पढ़ रहे थे, उन पर बहस कर रहे थे और अपनी खुद की राय बना रहे थे। और इसी ज्ञान के विस्फोट का एक नतीजा था ये नंबर 95। क्या आप जानते हैं कि ये संख्या इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये संख्या जुड़ी है मार्टिन लूथर के 95 थीसिस से, जिसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च के रीति रिवाजों की तीखी आलोचना की थी। सोचिए, अगर प्रिंटिंग प्रेस न होती तो उनके विचार शायद एक छोटे से शहर में ही दबे रह जाते, लेकिन छपाई की वजह से उनके विचारों वाले हजारों पर्चे रातों रात पूरे यूरोप में फैल गए, और इसी ने जन्म दिया धर्म सुधार आंदोलन यानी प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन को। तो यहाँ का कॉज इफेक्ट लिंक क्या है? कारण था सस्ते छपे हुए पर्चे, और उसका असर था एक बहुत बड़ा धार्मिक सुधार। देखा, यही तो है कारण और प्रभाव का खेल, जो इतिहास को इतना दिलचस्प बनाता है। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का ये लॉजिकल और बोर्ड ओरिएंटेड अंदाज पसंद आ रहा है तो बुक बडी एक्सप्लेन्स को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ चैप्टर्स कवर नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट्स को कॉज इफेक्ट क्लैरिटी के साथ तोड़कर समझाते हैं, ताकि एग्जाम में आप आत्मविश्वास से लिख सकें। अगर आप क्लास 10 सोशल साइंस में 90+ का लक्ष्य रख रहे हैं तो इस सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल मिस मत कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रिंट कल्चर ने क्रांतियों को आकार दिया।
भारत आने से पहले यूरोप में एक और बड़ी क्रांति हुई जिसे प्रिंट ने हवा दी। वो थी फ्रांसीसी क्रांति। छपाई की वजह से वॉल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के विचार, जिन्हें हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, आम लोगों तक पहुंचे। इन विचारों ने लोगों को परंपरा और तानाशाही पर सवाल उठाने के लिए उकसाया। सस्ते अखबारों और किताबों ने राजा और चर्च का मजाक उड़ाया, जिससे लोगों में गुस्सा और बदलाव की भावना पैदा हुई। और यही चेतना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का आधार बनी। विचारों की यही आग अब भारत पहुंचने वाली थी। भारत में प्रिंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं आया, यहाँ ये सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरण का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया, जिसने देश की दिशा ही बदल दी। प्रिंट ने सबसे पहले उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबी हुई थी, खासतौर पर महिलाओं को। उस जमाने में कई रूढ़िवादी परिवार लड़कियों को पढ़ाने से डरते थे। इसके बावजूद बंगाल की राशुंदरी देवी ने चुपके छुपके पढ़ना लिखना सीखा और 1876 में आमार जीवन नाम से पहली भारतीय महिला की आत्मकथा लिखी। वहीं ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में बहुत जोरदार तरीके से लिखा। प्रिंट ने महिलाओं को अपने अनुभव दुनिया के सामने रखने का एक जबरदस्त मंच दिया। एक तमिल उपन्यास का ये छोटा सा हिस्सा उस समय की महिलाओं की भावनाओं को कितनी खूबसूरती से बताता है। कई कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई हैं। ये लाइन दिखाती है कि किताबें उनके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आज़ादी की एक खिड़की की तरह थी। ठीक इसी तरह प्रिंट जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही ताकतवर हथियार बना। ज्योतिबा फूले ने 1871 में अपनी किताब गुलामगिरी में जाति प्रथा के अन्याय पर जोरदार हमला किया। बाद में डॉक्टर B.R. अंबेडकर और पेरियार जैसे नेताओं ने जाति पर अपने विचारों को फैलाने के लिए प्रिंट का भरपूर इस्तेमाल किया। सस्ती किताबों और पत्रिकाओं ने उनके संदेशों को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब विचार इतनी तेजी से फैलने लगे तो टकराव तो होना ही था, और ये टकराव था आजादी की आवाज उठाते राष्ट्रवादी प्रेस और औपनिवेशिक सरकार के बीच। 1878 में घबराई हुई अंग्रेजी सरकार ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। ये एक बहुत ही कठोर कानून था, जिसने सरकार को स्थानीय भाषाओं के प्रेस में छपने वाली किसी भी रिपोर्ट या संपादकीय पर सेंसर लगाने की बेहिसाब ताकत दे दी। इसका सीधा साधा मकसद था राष्ट्रवादी विचारों को कुचलना, जो स्थानीय अखबारों के जरिए आग की तरह फैल रहे थे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एग्जाम के नजरिए से समेट लेते हैं, ताकि आप एक बेहतरीन जवाब लिख पाएं। सबसे पहले इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 594 ईस्वी में चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई। 1440 के दशक में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। 1517 में मार्टिन लूथर के लेखन ने धर्म सुधार आंदोलन की चिंगारी जलाई। 1789 में प्रिंट की मदद से फ्रांसीसी क्रांति हुई। 19वीं सदी में भारत में प्रिंट कल्चर फैला और 1878 में अंग्रेजों ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लगाया। अब आते हैं कारण और प्रभाव पर, जो कि आपके जवाब लिखने की जान है। गुटेनबर्ग की प्रेस कारण थी और उसका प्रभाव था सस्ती किताबें और बढ़ती साक्षरता। छपे हुए पर्चे कारण थे और प्रभाव था विचारों का फैलाव और धर्म सुधार। अखबार और किताबें कारण थे और प्रभाव था जनमत का बनना और फ्रांसीसी क्रांति। और भारत में स्थानीय प्रेस कारण था और उसका प्रभाव था सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद का विकास। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 5 नंबर के सवालों में से एक ये है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति की भूमिका की व्याख्या करें। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। स्टेप 1, एक छोटा सा परिचय दें कि कैसे प्रिंट राष्ट्रवादी विचारों का एक जरिया बना। स्टेप 2, बताइए कि कैसे स्थानीय अखबारों से विचार फैले। स्टेप 3, सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलनों में प्रिंट की क्या भूमिका थी, इस पर बात करें। स्टेप 4, ये भी बताइए कि कैसे प्रिंट ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को जोड़ा। और आखिर में स्टेप 5, एक निष्कर्ष में बताइए कि कैसे प्रिंट ने एक साझा अंग्रेज विरोधी चेतना बनाने में मदद की। तो चलिए अब एक सुपर फास्ट रिवीजन। इस चैप्टर के 10 सबसे जरूरी शब्द हैं: वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, गुटेनबर्ग प्रेस, बाइबल, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, भारतीय स्थानीय प्रेस, महिलाएं और प्रिंट, प्रिंट और जाति, सेंसरशिप और राष्ट्रवाद। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, अगर आपने ये समझ लिया कि प्रिंट ने विचारों को ताकत कैसे दी, तो आप ये चैप्टर कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं है, ये इस बात को समझने का चैप्टर है कि एक विचार
जब छप जाता है तो वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।